नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में एक बार फिर से हूँ। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी हो या फेसबुक यानी सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म को लेकर के हम भारतीय बहुत ही ज़्यादा सक्रिय हैं। खास करके तब से जब गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बनने की तरफ कदम बढ़ा रहे थे और अब ऐसा समय है जब वो दूसरी बार भारत के प्रधानमंत्री और नेतृत्व कर रहे हैं। मैं बिहार के परिप्रेक्ष्य में ही बात रखूंगा। मुझे अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जाने की न तो इच्छा है न दिलचस्पी है। फिलहाल मैं अपने घर की बात करूं, राष्ट्र निर्माण की बात करूं और अपने लोगों का जिस पृष्ठभूमि से, जिस भूखंड से देश का सीमाओं का निर्धारण होता है और उसमें रहने वाले लोगों से एक देश बनता है, मैं उस देश की मानवता की बात करूँगा। आज जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं इससे पहले एक और चीज़ पे आपका ध्यान आकृष्ट करता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों से फेसबुक, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जिस प्रकार से हमारे देश के युवा बुजुर्ग लगे हुए हैं अफगानिस्तान और तालिबान को लेकर के, मैसेजों का आप ऐसा कंसेप्ट देखेंगे कि आपको बीमार कर देगा। आप साइकोलॉजिकली अपने आप को कमज़ोर और असहाय महसूस करेंगे। यह बात समझ में नहीं आती कि 20 साल पहले भी अफगानिस्तान की स्थिति यही थी जो आज है। तो हमें 20 साल पहले जब डर नहीं लगा तो आज हम क्यों डर रहे हैं या हमें क्यों डराया जाता है? यह कौन से लोग हैं जो मैसेज के माध्यम से डराते हैं कि यही हश्र होगा हिंदुओं का अगर हम नरेंद्र मोदी को सपोर्ट नहीं करते हैं? देखिए, जैसे ही भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवैधानिक रूप से अपने पद का ग्रहण किए, उसी समय तय हो गया था कि भारत के कोई भी आदमी, व्यक्ति राष्ट्रवाद के मुद्दे पे किसी भी कंडीशन में नरेंद्र मोदी के साथ खड़े यानी भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हों और हमेशा रहते भी हैं। लेकिन एक नरेंद्र मोदी को चेहरा बनाकर अगर हम भारत की हर व्यवस्थाओं को लागू करने की बात करें तो यह बहुत ही नैतिक रूप से भी गलत है और कभी होना भी नहीं चाहिए। अगर हम जिस देश में रहते हैं वो लोकतांत्रिक है और लोकतंत्र की परिभाषाओं में अगर हम जाते हैं तो यह डर हमारे अंदर नहीं होना चाहिए। हिंदुत्व को लेकर के जिस प्रकार से एक चेहरे को बना करके आज हमारे बीच रख दिया गया, एक चेहरा जिसके बलबूते हम सब कुछ कर देना चाहते हैं, तो फिर डर किस बात का है? तालिबान से आने वाली खबरें कि 18 साल से 45 साल तक की महिलाओं का उसने ऐलान कर दिया है कि उनको छोड़ के जाइए, यानी महिलाओं के शोषण पे आप बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ये खबर न्यूज़ चैनलों से लेकर के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में तेज़ी से फैल रही है। शोषण तो आप अपने देश में भी करते हैं। कौन से मामले में किस जगह पे आप न्याय करते हैं? आपको ज़्यादा चिंता व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में आप चिंता कर रहे हैं अफगानिस्तान के, तालिबान का, पाकिस्तान का। कंपटीशन में भी आप तैयार रहते हैं कि पाकिस्तान क्या कर देगा, अफगानिस्तान क्या कर देगा, लेकिन वो सारे मुस्लिम और इस्लामिक कंट्री हैं, फिर भी वो आपस में लड़ रहे हैं और एक दूसरे को काट रहे हैं। इसमें हिंदू कहाँ से आता है? खैर, मैं आज बात कर रहा हूँ बिहार में जो बहार है, यानी सदियों से बाढ़ से पीड़ित उत्तर बिहार की। विधानसभा चुनाव कोरोना काल में खत्म हुआ, उससे पहले लोकसभा चुनाव खत्म हुआ और सदियों से यही कहा जाता है कि नदियों को जोड़ने की परंपरा चालू है। बाढ़ से निजात के लिए हर साल हवाई सर्वेक्षण और कमेटियां बनती हैं निर्माण के लिए, इन सभी चीज़ों के निवारण के लिए। लेकिन आज उत्तर बिहार का जो आंकड़ा है, आज पेपर में भी मैंने आंकड़ा पढ़ा, वो देख करके मैं दंग हूँ कि जिला प्रशासन ने किस प्रकार से यह लिखा है कि मात्र 39-40 पंचायत ही यहाँ पे डिस्टर्ब है, जबकि आप अगर देखेंगे तो शहरी क्षेत्र भी डिस्टर्ब है, तो ग्रामीण की तो बात ही छोड़ दी जाए।
मुझे लगता है कि लगभग 80% से ज़्यादा क्षेत्र वैशाली जिला में पानी और जलमग्न है। हर एक सड़कों के नीचे पानी लगा हुआ है, लोग तबाह हैं, गाय मवेशी जो भी है, जानवर भी है, वो सड़कों पे ही आके बसे हैं। जो भी नदियां हैं या कहा जाए कि पोखर है या जहाँ पे बांध है, उन सभी पे आज मवेशी पालन का काम चल रहा है। किसी न किसी तरीके से उनके जीवन का भी ख्याल मानव रख रहे हैं, लोग अपना पेट काट रहे हैं किसी भी तरीके से, एक टाइम खा करके, लेकिन एक दूसरे की चिंता करके ही आगे बढ़ना है। सदियों से अगर हम बाढ़ की चपेट में लगातार उत्तर बिहार रहता है, जो इस बार अप्रैल से ही हम मोटे तौर पे बाढ़ की स्थिति में गुजर रहे हैं। हाजीपुर हो, मुजफ्फरपुर हो, चंपारण हो, मोतिहारी, बेतिया, जो भी एरिया है, सीतामढ़ी हो, समस्तीपुर हो, पानी से भरा लबलब भरा हुआ दिख रहा है। जिला कलेक्ट्रेट से लेकर सारी चीज़ें भरी हुई है। ऐसी कोई भी स्थिति नहीं है जहाँ पे साफ तरीके से कुछ हो सके। हाजीपुर की भी तस्वीर आई थी जब समाहरणालय में टैंकर लगा करके समाहरणालय के पानी को खाली किया जा रहा था। यानी आप सोच सकते हैं कि वहाँ नालों की क्या दशा है कि टैंकर लगा करके पानी को खाली करना पड़ा था। लेकिन हम जो युवा हैं, जो फेसबुक व्हाट्सएप पे एक जाति धर्म समुदाय को लेकर के जिस प्रकार से हम लगे हुए हैं, वो लोग जिनके घरों में अभी भी जाने के लिए रास्ते नहीं है, पानी में वो तैर करके जाते हैं, कमर भर पानी में डूब के जाते हैं, वह भी आज इस बात के लिए ज्ञान दे रहे हैं कि तालिबान और अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। बहुत सारे चेहरे हैं जो आप देखिएगा, जो जिला परिषद मुखिया के उम्मीदवार हैं एवं विभिन्न प्रकार के पंचायती राज के चुनाव में आने वाले हैं, और विभिन्न प्रकार के रोजगार, जो राजनीतिक रोजगार है उसमें आ रहे हैं, संवैधानिक पदों पर बैठने की तैयारी में है, मुखिया बनेंगे, जिला परिषद बनेंगे। लेकिन वो मैसेज अफगानिस्तान तालिबान की जरूर कर रहे हैं, लेकिन उनके घर के बगल में जो पानी भरा हुआ है, जिसकी निकासी की व्यवस्था नहीं है, वो यह नहीं देख रहे हैं कि उनके बगल से गए हुए गांव से गए हुए नहरों में पानी नहीं है और हमारे दरवाजे तक पानी है, तो हम इसके लिए क्या उपाय करें। हम राजनेताओं की भक्ति कर रहे हैं, राजनेताओं की चाटुकारिता और दलाली कर रहे हैं। इसमें यह मुझे समझ में नहीं आता है कि आप निर्माण करना क्या चाहते हैं, या आप एक भौकाल डरा कर दिखाना चाहते हैं कि बस सारे चीज़ मुस्लिमवाद में परिवर्तन हो जाएगा। बाढ़ की स्थिति हमें निपटने की जरूरत है, न कि हिंदू और मुस्लिमवाद के परिसीमन में आकर अपने आप को संकीर्ण मानसिकता के साथ घर में दब्बूपन की स्थिति में बनकर बैठना है। हमें इस बात पे गौर करना होगा कि आखिर हम कैसे इस परिस्थितियों से निकले। हमें यह विचार करना होगा कि अब तक जो भी सरकारें आई हैं, या पिछले 30, 35, 40 सालों का जो रिकॉर्ड है, उसमें बांध नहीं बांधे गए, नहरों का जीर्णोद्धार नहीं हुआ। कुछ काम नीतीश जी ने ईंट सोलिंग करने का काम कुछ नहरों पे किया, लेकिन मुख्य रूप से सारी जो ग्रामीण नहरें थी उसको जोड़ने का काम नहीं हुआ। स्टेट बोर्डिंग जो भी थी उसका काम नहीं हुआ। खेती पूर्ण रूपेण क्षतिग्रस्त है। आखिर देश के कर्णदाता है, ये सारे जो लोग नेता हैं, नीतीश हो, लालू हो, या उनके परिवार के अभी सारे लोग हो, अभी नरेंद्र मोदी हैं, बहुत सारे लोग सिर्फ भौंक रहे हैं, बोलते रहे, क्या बोलते हैं उनको खुद पता नहीं होता है। मुआवजा देंगे, फलान देंगे, ठेकान देंगे, लेकिन ये क्या मुआवजा कहीं पे रखा हुआ है जो इसको आप उठा करके दे देंगे? इस देश को का संचालन करने की जिम्मेदारी हम सब की है। हम जो कमा करके सरकार में डिप्यूट करते हैं पैसे, जो आर्थिक मदद सरकार की करते हैं देश के संचालन के लिए, आपातकाल की स्थितियों में उसका उपयोग करने का, हम उसको सिर्फ बांट रहे हैं। हम देश की अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत नहीं कर रहे हैं, हम देश को सिर्फ बांटने का काम करते हैं। चाहे हमारे पास पैसा कम हो तो हम सरकारी संस्थानों को बेच के कमाएं, जैसे नरेंद्र मोदी आज कमा रहे हैं। डेवलपमेंट के नाम पर इस देश का विकास के नाम पे जीरो है। इसलिए बाढ़ की परिस्थितियों के साथ हमारा जो नेपाल के साथ संबंध है
उस पर भी विचार करना चाहिए। हम जो उससे पानी लेते हैं या वो उसके डूबने के कारण हमारे तरफ पानी छोड़ा जाता है, उसका एक प्रॉपर वे में रास्ता बनना चाहिए। आज मैं कल भी गया था और रेगुलर बेसिस पे मैं ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण करते रहता हूँ। ऐसा कोई भी ग्रामीण रास्ता एक पगडंडी नहीं है जिस पे आप आज चल सकते हैं, क्योंकि हर एक खेत में पानी जरूर लगा हुआ है। कोई भी सड़कें जहाँ पे कभी जीवन में बड़े बड़े बाढ़ आने के बाद भी 2007 वगैरह में भी बाढ़ आया था, उस कंडीशन में भी 7-8 के बाढ़ के कंडीशन में भी उन जगहों पे पानी नहीं पहुँचा था जहाँ पे आज पहुँचा हुआ है। जबकि लोग कहते हैं कि उस समय बहुत विकराल परिस्थिति थी, लेकिन फिर भी कुछ जो क्षेत्र था वहाँ पानी नहीं पहुँचा था। यानी कि हमने एक समुचित व्यवस्था नहीं की है, जिससे कि नालों के माध्यम से, नहरों के माध्यम से, छोटे छोटे नदियों के माध्यम से समुद्र के रास्ते पानी कहीं एब्जॉर्ब हो, कहीं जाने का रास्ता हो, नदी पोखर कुआं हो जिसके माध्यम से पानी ज़मीन के अंदर जाए, जो एक प्राकृतिक रूप से उसका रिसाइकलिंग है वो जो होता रहता है। कुछ दिन पहले ही मुझे एक समाज सेवी है, उन्होंने बताया मुझे कि किस प्रकार से लगभग 7-8 साल पहले कुओं का जीर्णोद्धार किया गया था हाजीपुर विधानसभा क्षेत्र में, और बड़े स्तर पे किया गया था। जो कागज पे ही हुआ, धरातल पे देखा जाए तो वो कुछ भी नहीं हुआ। बहुत सारे नदी पोखरों का देखा जाएगा तो मत्स्य पालन के नाम पे एवं विभिन्न योजनाओं के नाम पे पोखर खने गए, मछली पालन के लिए जो भी व्यवस्था थी सब कुछ सरकारी अनुदान के नाम पे हुआ, लेकिन आप देखेंगे तो कुछ भी धरातल पे नहीं है। इन व्यवस्थाओं पे मूल रूप से बात करने की हमारी सरकार या हमारे युवा या एक राजनीतिक दलाल जो एक कंसेप्ट में युवाओं को घेर करके हर हाथ को काम जो कहा जाता है दे दिया है कि फेसबुक व्हाट्सएप पे आप लोगों को गाली दो, लोगों को बड़गड़ाओ, हिंदू मुस्लिम में इन्वॉल्व रखो, ताकि लोग रोजगार ना मांगे, रोटी ना मांगे। 2-4 दिन पहले ही एक वीडियो वायरल हुआ कि जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जो हाजीपुर से ही हैं, उनसे हाजीपुर क्षेत्र में ही एक महिला ने पूछा कि भोजन की व्यवस्था हो, कभी रोटी भी खिला दिया जाए, तो उन्होंने कहा कि मैं अनाज प्रोवाइड कर दूंगा, आप बना लो। लेकिन बना कहाँ से लेंगे? न लकड़ी की व्यवस्था है और न उन गरीबों के पास कोई रोजगार है जो वो गैस खरीद सके। नरेंद्र मोदी ने गैस तो जरूर वितरित कर दिया, आम आदमी के टैक्स के पैसे को बर्बाद करके वाहवाही जरूर लूटी, बड़े बड़े बैनर गैस के सिलेंडर के नाम पे जरूर लूटी। आज अपने फोटो को लगा करके केंद्रीय मंत्रियों को, विधायक सांसदों को लगा के रखा है कि पैकेट पहुंचाया जाए, बहुत सारी योजनाओं का शिलान्यास हो रहा है। लेकिन बाढ़ की समस्याओं पे जिन नेताओं ने, जिन विधायक सांसदों ने आज केंद्रीय मंत्री तक है, उन्होंने जो बाढ़ का पैसा गबन किया, खा गए, कभी किसानों के हित में नहीं सोचा, उस बाढ़ के पैसों का क्या हो? सिर्फ बाढ़ के नाम पे हम किसानों को 2000, 5000, 6000 अनुदान दे देंगे तो क्या उससे कुछ हो जाने वाला है? क्या नरेंद्र मोदी 6000 रुपये साल का ले करके अपना जीवन यापन कर ले तो बता दे। बहुत सादा जीवन कहे जाते हैं तो बिता के बता दे। नीतीश कुमार ही उस अनुदान को लेकर के जीवन बिता ले, तेजस्वी तेज प्रताप ही करके बता ले। राजनीतिक कुंठा जो भारत में समाहित है, राजनेताओं ने अपना एक वजूद तैयार कर रखा है, चोर चोर मौसेरा भाई, अपने लिए सब कुछ वो बैठ कर के सदन में कर लेते हैं। यह संवैधानिक स्ट्रक्चर है जो हमें विकलांगता की तरफ लेके धकेल रहा है। हम एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। बिहार का, खासकर उत्तर बिहार, जिसमें इंडिकेशन चुनाव आयोग जो कि पंचायती राज चुनाव कराने जा रही है, उसने भी इंडिकेशन दिया है मुख्यमंत्री के नेतृत्व में कि हम पहले बाढ़ रहित क्षेत्रों में ही काम करेंगे, बाढ़ क्षेत्रों में हम धीरे धीरे पंचायती चुनाव को लेकर के जाएंगे और धीरे धीरे पंचायत चुनाव का कार्यक्रम करेंगे। क्योंकि चुनाव का जो कार्यक्रम का जो रूटीन आ रहा है वो सितंबर से लेकर के दिसंबर तक जा रहा है। तो सीधा मतलब है कि हम इंतज़ार कर रहे हैं
और आम आदमी के पेशेंस का भी एक इम्तहान है। लोग जिस प्रकार से नेताओं के बड़बोलेपन में आकर अच्छे दिन हिंदू राष्ट्र फलान ठिकान अगरम बगरम जो करके जिस प्रकार से वोट का बंटवारा किए, लोग आंख बंद करके किसी न किसी को दे दिए। हमने वह नहीं चुना जिसे चुन लेना चाहिए था, हमने पार्टी को चुना। अगर अच्छे व्यक्तियों को अगर हम चुने होते तो नरेंद्र मोदी की औकात नहीं होती कि हाजीपुर में अवधेश सिंह को तीसरी बार विधायक बनाने की तरफ भी कदम बढ़ाते। वैसे बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम ले सकता हूं, लेकिन मैं इतना ही जान लीजिए, तेजस्वी को दूसरी और तीसरी बार विधायक बनने की तरफ लोग अगर अब फैसला लिए तो ये मूर्खता से भरी कुछ नहीं हो सकती। एक परिवारवाद का जो भेष बना हुआ है, रामविलास पासवान, चिराग पासवान और पशुपति पारस, हम सभी को परिवारवाद की तरफ ले जा करके हम बिहार के परिप्रेक्ष्य और खास करके वैशाली जिले और हाजीपुर को मैं फोकस कर रहा हूँ। इसलिए ये वैशाली जिला अगर लोकतंत्र की धरती है, अगर यही मैसेज अगर लोकतांत्रिक रूप से पूरी दुनिया को नहीं देगा तो आखिर देगा कौन? किसी में नैतिक बल नहीं है कि वो किसी भी प्रकार से किसी भी बड़े बदलाव की तरफ अपनी बात को आगे बढ़ा सके और उस पर काम कर सके। तो हमें इस बात पे फोकस करना होगा कि आने वाले समय में शहरीकरण का भी एक विस्तार बहुत अजीब सा है। आप हाजीपुर को ही देखिए तो एवं बहुत पूरे बिहार में बहुत सारे नगर परिषद बने, नगर पंचायत बने, विस्तारीकरण भी हुआ, लेकिन जब हाजीपुर का 39 वार्ड ही नहीं किसी सभापति से उपसभापति से संभल रहा है तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं कि अब 52-55 वार्ड हो जाएगा? हो ही गया है, उसको संभालेंगे। आप देख लीजिए कि जितने वार्ड सदस्य हैं हाजीपुर शहर के, सब के सब अरबपति हो गए और सब खानदानी रूप से यहाँ पे नगर परिषद के सदस्य हैं, सभापति हैं, उपसभापति हैं, लेकिन किसी ने हाजीपुर के निर्माण, क्योंकि सब ने अपना अपना घर कहीं न कहीं बना लिया है, सब ने अपना अपना कंसेप्ट कुछ कर लिया है। बस यहाँ जो आप देखने को मिल रहा है वो हाथी के दांत है कि भाई दांत बाहर है, बस वही है। हम लोग अपने आप में आए, अपने आप को समझे, वोट का प्रयोग पंचायती राज चुनाव में भी व्यक्ति को दे, न कि किसी पार्टी समर्थित और हिंदू और मुस्लिम वाद के नाम पे दे। एक विस्तारवादी सोच, जो विस्तारवादी सोच का मतलब मेरा यही है कि अपने पंचायत का विस्तार करे, विकसित करे और विकासशील बनाए और वो हर एक व्यक्ति के साथ मिलकर काम करने का प्रयास करें। बाढ़ के बाद एक बहुत बड़ी, जिस प्रकार से हम लोग कोरोना काल में परेशान हुए हैं उसी प्रकार से हम लोग बाढ़ काल में परेशान हैं और आने वाले समय में हम लोग इस बाढ़ के कारण जो बहुत सारी महामारी फैलेगी, जिसके लिए बिहार सरकार, भारत सरकार तैयार नहीं है, क्योंकि उसे सिर्फ अफगानिस्तान, तालिबान, पाकिस्तान और अमेरिका तो चीन की तो बात ही नहीं करना है, क्योंकि उनसे डर लगता है, इसलिए उनकी बात वो नहीं करते हैं। हमें चूहों से डरा करके देश के अंदर डराने का जो प्रयास चलता है उससे हमें मुक्त होना है। एक बेहतर समाज का निर्माण करने की तरफ बढ़िए, बाढ़ की परिस्थितियों से निकलने का प्रयास करिए। आपका घर पानी में डूबा हुआ है, उन परिस्थितियों से निकलने का प्रयास करिए। इसको बेहतर करने वाले आने वाली पीढ़ियों को एक बेहतर प्रशासन और शासन देने की व्यवस्था की बात करिए, न कि किसी की गुलामी और किसी की मानसिक रूप से विकलांगता को आप स्वीकार कर लीजिए। एक बेहतर राष्ट्र बनाने के लिए वैशाली से, उत्तर बिहार से एक नई पहल की ज़रूरत है। स्मार्ट सिटी आपका सब डूब रहा है, सब जगह स्मार्ट सिटी में नाव चल रहे हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमें कैसे बचना है। अफगानिस्तान की बात अफगानिस्तान करें, अंतर्राष्ट्रीय मसलों के लिए हमने विदेश मंत्री बनाया है, प्रधानमंत्री बनाया, वो अपना बात करते रहे, लेकिन हमें अपने देश को आंतरिक रूप से इतना मजबूत बनाना है कि हमारा देश का प्रधानमंत्री कहीं गर्व के साथ सीना उठा सके, ना कि झोला लेके आए हैं और निकल जाने वाली जो कहानी स्टोरी कई बार प्रधानमंत्री के मुंह से सुना है। कहीं अफगानिस्तान की तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री भी किसी दिन झोला उठाकर निकल दिए, जो उन्होंने खुद भी बयान दिया था। तो समझ लीजिए इस देश का क्या होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।